हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? तो आज हम शुरू करने वाले बेटा नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें इन दिस क्लास हम जो स्टडी करने वाले हैं वो गैसियस एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। +1 क्लास में आप क्या पढ़ेंगे? लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ अ मैटर। देखो, पिछले यूनिट्स जो आपने किए उनमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी मैटर की, जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज आपने की, जैसे एटम की प्रॉपर्टी की, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज की कि एटम और मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर रहता है। ये कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। लेकिन जो ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, वो बल्क प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टी है? बल्क प्रॉपर्टी। बल्क प्रॉपर्टीज रहती है हमारे पास, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। वो ज़्यादातर कैसी प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की? दीज आर बल्क प्रॉपर्टीज, जो कि कैसे अराइज होती है। हम बात करते हैं कि these are arises या these are associated with the collection of a large number of individual particles। अब जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉयल नहीं होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो है वो बॉयल नहीं करता है। जो बॉयल करता है वो क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बल्क ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल जो बॉयल होते हैं, जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। वो क्या है? कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो बॉयल होंगे तो अब हमारे पास कितना आता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह से वाटर का एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है हमारे को बैटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, बैट नहीं करता, गीला नहीं करेगा हमारी को। हाथ में अगर हम रखते हैं, पेपर पे रखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव ए बैटिंग प्रॉपर्टी। ये भी कैसी प्रॉपर्टी है? बल्क प्रॉपर्टीज है। तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं बल्क बिहेवियर और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, जो कि अराइज होती है ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल बिहेवियर से अराइज होती है ये बल्क प्रॉपर्टीज। तो ज़्यादातर हम गैसियस स्टेट्स पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो सिर्फ एक पार्टिकल्स की नहीं, बल्कि नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे इस बल्क बिहेवियर को देखने के लिए। जो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर है पार्टिकल्स का, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कौन सी स्टेट्स हम पढ़ने वाले मैटर की? गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। तो मैटर की आपको पता है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है? जनरली इन 3 स्टेट्स। कौन सी वो 3 स्टेट्स होती है? जो 3 स्टेट्स है मैटर की, और कौन सी होती है? एक हमारे पास होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होती है गैसेस। गैसेस सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड्स कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल विच आर डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड्स कौन से हुए? डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। लिक्विड कौन से होते हैं? डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। और गैसियस कौन सी होती है? गैसेस कौन सी होती है? विच आर नाइदर डेफिनेट शेप नॉर हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। अब जो मैटर है, अब हम बोल सकते हैं कोई भी सब्सटेंस है इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकता है अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी सब्सटेंस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, वाटर की ये 3 स्टेट्स कौन सी होती है? सॉलिड में जो है वो आइस है, लिक्विड में जो वाटर एज इट इज लिक्विड वाटर है, और गैसियस स्टेट में कौन सी होगी इसकी? वाटर वेपर होगी। वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर।
इसी तरह से सभी सब्सटेंस जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वाटर वेपर, अब कोई भी सब्सटेंस जो है, हम बात करें कोई भी सब्सटेंस सॉलिड कब होता है? सॉलिड, किसी भी सब्सटेंस को हम सॉलिड कब बोलेंगे? जब उसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी, वो क्या होगा? अबव रूम टेम्परेचर होगा। रूम टेम्परेचर जनरली हम कितना लेते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। कोई भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट अबव कितना होता है? रूम टेम्परेचर होता है, ऐसा सब्सटेंस क्या एग्जिस्ट करता है? सॉलिड एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड आपको बताया कि ऐसे मटेरियल जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी, दैट इज अबव रूम टेम्परेचर। अब कोई सब्सटेंस जो लिक्विड एग्जिस्ट करेगा जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट है लिक्विड का, दैट इज बिलो रूम टेम्परेचर। इसी तरह से, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस वो गैस एग्जिस्ट करता है अगर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज बिलो रूम टेम्परेचर अंडर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है प्रेशर की लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको बताया जो स्टेट्स ऑफ मैटर है अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो आपको बताया कि वो कोई भी सब्सटेंस इन 3 स्टेट्स में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। अब कोई सब्सटेंस जो है वो साइमल्टेनियसली 3 स्टेट्स ऑफ इन 3 स्टेट्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे वाटर है, वाटर जो है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस, कुछ प्रेशर की रेंज भी है यहाँ पे, इस टेम्परेचर के ऊपर 3 स्टेट्स में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है एज ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ऐसे टेम्परेचर को या ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपलेट पॉइंट। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट पॉइंट। अब बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं 2 और स्टेट्स की बात होती है हमारे पास। एक आती है हमारे पास प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, इनके अलावा सॉलिड, लिक्विड के अलावा जनरली वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो कोई भी मटेरियल है वो इन्हीं 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है बेटा। या वो सॉलिड होगा, सॉलिड नहीं है तो लिक्विड होगा, लिक्विड नहीं है तो फिर क्या रहेगा? गैस होगा। लेकिन इसके अलावा भी जो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर है पार्टिकल्स का, उसको स्टडी करते हुए 2 और स्टेट्स की बात की जाती है। एक हमारे पास प्लाज्मा स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है, और एक जो है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट होती है। ये जो प्लाज्मा स्टेट होता है, ये जब मटेरियल्स के पार्टिकल्स में जो हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल, मतलब हाई एनर्जी पार्टिकल्स जब होते हैं, मतलब किस स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में जब पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, उसमें इन पार्टिकल्स का बिहेवियर देखा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? ये प्लाज्मा एक्चुअली एक आयनाइज्ड गैस होती है। जैसे हमारे पास फ्लोरोसेंट ट्यूब्स है, यहाँ पर प्लाज्मा है। नियोन साइन लैंप्स होते हैं, ये प्लाज्मा होते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है पार्टिकल्स के पास। ऐसे ही जो 5th स्टेट बात की जाती है, कंडेंस स्टेट होती है। वो बोस आइंस्टाइन के नाम से है कंडेंस स्टेट, जिसमें पार्टिकल्स के पास बिल्कुल लो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। हम बात करते हैं कि पार्टिकल जो क्या होंगे, जो पार्टिकल्स है इंडिविजुअली कलेक्ट होके कंडेंस होके एक ही पार्टिकल्स की फॉर्म में मिलता है हमारे को। बहुत वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर पार्टिकल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको कंडेंस स्टेट भी बोलते हैं। तो ये तो कंडीशन है कि भाई पार्टिकल जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या हम बात करते हैं एनर्जी पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मतलब प्लाज्मा स्टेट आती है। ठीक है। सिमिलरली अगर बिल्कुल लो टेम्परेचर है तो पार्टिकल्स का बिहेवियर देखते हैं हम कि वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस होकर एक सिंगल यूनिट बन जाते हैं। तो
आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो आते हैं हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसकी बात करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के बीच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह की फोर्सेस होती है, उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ये वीक फोर्सेस होती है। कैसी फोर्सेस है? वीक फोर्सेस, यूनिवर्सली वीक फोर्सेस है। इवन दे एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ी हुई है पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है एग्जिस्ट करती है। जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है, मीथेन है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। इनमें भी ये फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। इवन हम बात करें नोबल गैस एटम्स, आपको पता है कि जो नोबल गैस एटम है दे डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। आपने देखा होगा कि हीलियम मॉलिक्यूल्स नहीं बनता है, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किया, आपने जो है ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाला होगा, ही डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन। और स्टेबल कॉन्फिगरेशन है तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होती है, कंबाइन नहीं करते, ये मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये कैसी गैसेज है बेटा? मोनोएटॉमिक गैसेज है। लेकिन ये ऑब्जर्व करते हैं हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि दे कैन बी लिक्विफाइड, ये गैसेज जो है लिक्विफाई होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो इन गैसेज के बीच में भी कुछ ऐसी फोर्सेस होगी जिनको हम कंप्रेस कर रहे हैं, जो लिक्विफाई कर रहे हैं गैसेज, ये लिक्विफाई होती है। नोबल गैसेज जो लिक्विफाई होती है, मतलब क्या है कि कोई ना कोई फोर्सेस जो ऑपरेट होती है, बट इनकी जो नेचर होती है वो कैसी फोर्सेस है? वीक फोर्सेस होती है। तो सबसे पहले इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी किया बेटा डच केमिस्ट हुए, जो डच साइंटिस्ट हुए जॉन वैंडरवाल्स, who were very first to study these intermolecular forces, जो कि यूनिवर्सली प्रेजेंट होती है बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये प्रेजेंट रहती है। और नेचर कैसी है? यूनिवर्सली वीक होती है। यूजली जो है ये कैसी फोर्सेज है? सभी अट्रैक्टिव फोर्सेज है। कैसी फोर्सेज है? अट्रैक्टिव फोर्सेज है। तो इन ऑनर ऑफ वैंडरवाल दीज फोर्सेज आर कॉल्ड वैंडरवाल फोर्सेज। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वैंडरवाल फोर्सेज। तीन तरह की वैंडरवाल फोर्सेज आप करेंगे यहाँ पे, और एक जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो किस तरह की इंटरेक्शन से बनती है? हमारे पास कौन कौन सी आती है? एक आता है हमारे पास, फर्स्ट जो रहती है वो है डिस्पर्सन फोर्सेज। डिस्पर्सन फोर्सेज जिनको हम क्या बोलते हैं? लंदन फोर्सेज भी बोलते हैं, लंदन फोर्सेज भी बोलते हैं, बिकॉज फ्राइस लंदन हुए उनके नाम पे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनको ऑब्जर्व किया था डिस्पर्सन फोर्सेस को, तो उन्हीं के नाम से इनको लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। दूसरी जो फोर्सेस आती है हमारे पास, ये आती है डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन, एक डिस्पर्सन, एक डाइपोल इंटरेक्शन। इनको कीजोन फोर्सेस भी बोलते हैं, कीजोन फोर्सेस। कीजोन भी नेम ऑफ फिजिस्ट थे जिन्होंने इन डाइपोल इंटरेक्शन को जो है ऑब्जर्व किया था मॉलिक्यूल्स के बीच में। तीसरी जो फोर्सेस की बात करेंगे हम, एक होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
ये जो फोर्सेस है इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा? वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस यूनिवर्सली वीक फोर्सेस होती है और हमेशा सभी मॉलिक्यूल्स में होती है, वेदर इट इज पोलर मॉलिक्यूल्स, वेदर इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कोई ना कोई फोर्स जो है उसमें इनमें से ऑपरेट करती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी आपने देखा, जैसे हम बात करते हैं नोबल गैस एटम जो है लिक्विफाई होते हैं, नोबल गैसेज लिक्विफाई होती है, या फिर नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स है उनमें भी ये फोर्सेस होती है, आगे बताते हैं आपको। ठीक है, तो इसके बाद जो एक और तरह की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बताया गया है प्रीवियस लेसन में कि जब हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच होता है तो वहां पर एक डाइपोल इंटरेक्शन आती है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल्स में क्या बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, जिसके लिए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक को देख सकते हो, बताया गया है आप। तो हम इन 3 फोर्सेस की बात करेंगे, 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। ये जो फोर्स होती है ये हमारे पास रहती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। किसके बीच में? दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, ये नोबल गैस एटम है, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है जो, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। हम कंसीडर कर रहे हैं जैसे हमारे पास ये 2 एटम है, नोबल एटम है ए और बी। नोबल गैस एटम को कंसीडर कर रहे हैं, एक ए और एक बी। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, इस तरह से सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसे रहती है? सिमेट्रिकल ऑल अराउंड द न्यूक्लियस। ये 2 नोबल एटम है। अब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब हम मान सकते हैं कि ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब हम इमेजिन कर सकते हैं फॉर ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम इंटरवल के लिए हम सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि फोर्सेस तो होती है। अब ये फोर्सेस अराइज कैसे होती है ये हम देखते हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन किसमें है? मोशन में है, तो हम बात करेंगे कि इनमें इंट्रैक्शन होती है। कैसे होगी कि हम मान लेते हैं कि किसी एक एटम का, ये नोबल एटम है दोनों, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल है। फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए किसी एक एटम का, से हम बात करते हैं कि किसी एक एटम का, मान लेते हैं एक ए एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिस्टोर्ट हो जाती है, वो एक तरफ ज़्यादा हो जाती है, एक तरफ कम हो जाती है। मतलब इसमें क्या आ गया? इंस्टेंटेनियसली डाइपोल आ गया। ये देखिए, ए का मान लेते हैं थोड़े फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एक एटम का क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरफ ज्यादा होंगे, एक तरफ जो कम रहेगी। किस वजह से? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम इमेजिन कर रहे हैं भाई, इस तरह से अराइज हुए होंगे। जो फर्स्टली जो है लंदन ने इन फोर्सेस को ऑब्जर्व किया था, होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी ये इंटरेक्शन रहती है। तो इसके ऊपर क्या बन गया? डाइपोल आ जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो गई, वहां की तरफ आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, जहां पर कम हो गई वहां पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या डाइपोल क्रिएट हो गया? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या बोलेंगे इसको? इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फॉर ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब क्या करेगा? ये जो ए एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्ट हो गया। ये क्या करेगा? नियर बाई एटम को क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी डिस्टोर्ट करेगा। और
इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसकी वजह से इंड्यूस हो गया यहाँ पे। क्या इंड्यूस हो जाएगा इसमें कि एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन कम हो गए, एक तरफ जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। बी में देखिए, ए में हम इमेजिन कर रहे हैं किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक तरफ ज्यादा हो गई, वैसे टुवर्ड राइट की तरफ जो है ज्यादा होगी, तो नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से दूसरे में क्या आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा बेटा, डाइपोल इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। अब ये जो इनके बीच की जो इंटरेक्शन है इसको बोलेंगे हम डिस्पर्सन फोर्सेस। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में क्या हो जाएगा, एक में इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हुआ, दूसरे में क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। और इस तरह की जो फोर्सेज है वो कौन से मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में रही। तो ये फोर्सेज कैसी आई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें इंड्यूस हो गया डाइपोल इसकी वजह से। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन फोर्सेज ऑब्जर्व होती है। यूनिवर्सली वीक फोर्सेज है, नेचर कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्सेज होगी, ठीक है, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। इनकी जो फोर्सेज है साइज के ऊपर डिपेंड करती है, इस तरह से साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगी, या फिर उनके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेज। ओके, तो फर्स्ट टाइप कौन सा आ जाएगा, डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन फोर्सेज। सेकेंड टाइप अगर हम बात करें, जो सेकेंड टाइप है वो आपको बताया था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड की बात करें, सेकेंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिनको क्या बताया था, कीजोन फोर्सेस भी हमने बोला था, कीजोन फोर्सेस भी बोला था, कीजोन फोर्सेस। अब ऑलरेडी किस मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच कौन से मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, फोर्सेस और इंटरेक्शन वी विल फाइंड इन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास HCl है, NH3 है, अमोनिया है, वाटर है, वाटर H2O, NH3 अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, इनमें परमानेंटली क्या रहता है, डाइपोल होता है। तो डाइपोल डाइपोल में क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगी। ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होता है, जैसे HCl है जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, आपको पता है HCl, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्लोरीन की तरफ है, तो ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। और ये दोनों परमानेंटली डाइपोल ऑलरेडी है, परमानेंट डाइपोल इनमें है, ठीक है। तो ये कौन सी आ जाएगी, डाइपोल। एक मॉलिक्यूल्स में भी डाइपोल मूवमेंट है, दूसरे में भी डाइपोल मूवमेंट है, दूसरा भी कैसा है, पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में ये हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। तो सेकंड कौन सी आ जाएगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे पहले वाले में हमने देखी, ये एग्जिस्ट करती है बेटा अदर फोर्सेस के अलावा। कौन सी फोर्स है ये, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो थर्ड टाइप आता है हमारे पास, जो तीसरा टाइप है, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब एक डाइपोल आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। ऐसे देखियो हम करते हैं ऐसे, इधर एक आ जाएगा हमारे पास, जो थर्ड टाइप है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, पोलर और नॉन पोलर। पहले हमने देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, डिस्पर्सन। दूसरा आ जाता है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन है। तीसरा आ जाता है हमारे पास अब पोलर और नॉन पोलर के बीच में, पोलर एंड नॉन पोलर के बीच, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन। अब एक मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्या है, एक पोलर है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है। एक हमारे पास जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पोलर है, और एक कैसा है, नॉन पोलर।
ये नॉन पोलर, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या होगा, व्हेन दे ब्रॉट और क्लोज टू ईच अदर, इसका जो ये जो डाइपोल है ये क्या करेगा, यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस कर देगा बेटा, नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये क्या कर देगा, डिस्टोर्ट कर देगा। तो ऐसी फोर्सेस भी आती है हमारे पास, एक में तो एक डाइपोल है, एक में क्या आ जाएगा, डाइपोल इंड्यूस कर देगा बेटा। तो ये जो फोर्सेस होगी दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो एक पोलर है जिसमें परमानेंट पोल है, एक जो है आपके पास क्या है, नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी वजह से, इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से, तो इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। तो ये थी टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक आपको बता रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो आपने करनी है, ठीक है। So that's all for today.